नमस्कार, स्वागत है टी टाइम में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में आपकी मुलाकात कराने जा रहा है ऐसी शख्सियत से जिसने मध्य प्रदेश पुलिस में रहते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। खासतौर से जब वो एडीजी डायल 100 यानी कि टेलीकॉम में थे उस समय काफ़ी उल्लेखनीय काम किए हैं। 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अन्वेष मंगलम साहब के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। अन्वेष मंगलम साहब टीकमगढ़ एसपी रह चुके हैं, पूर्व में आईजी सागर बालाघाट आईजी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में एडिशनल डीजीपी महिला अपराध में पदस्थ हैं। सर किस तरह की जर्नी रही, थोड़ा सा पुराने दिनों में आपको लेकर चलना चाहता हूं मैं कि बचपन कैसा रहा आपका और किस तरह की जर्नी पूरी अब तक की रही। बचपन तो हम लोग एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे परिवार में प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता थी। हमारे पिताजी के सपना था कि उनका परिवार बहुत उच्च शिक्षित हो। उन्होंने अपने भाइयों को, बच्चों को, सबको सभी प्रोफेशनल जगहों में भेजने में कामयाबी हासिल की। हमारे बारे में भी उन्होंने सोचा था कि इसको किसी प्रशासनिक सेवा में भेजूंगा। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से चयन हुआ 1988 बैच में। जी लखनऊ से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, वो भी एक नवाबों की नगरी के रूप में जानी जाती है और भोपाल भी नवाबों का शहर कहा जाता है। तो लखनऊ से भोपाल तक का जो सफ़र है वो किस तरह का, आपने कई कड़वे अनुभव भी रहे होंगे, कई अच्छी यादें भी रही होंगी, तो किस तरह के अनुभव आपके रहे अब तक के? 1987 में मैं सेलेक्ट होने के बाद इनकम टैक्स सर्विस में सेलेक्ट हुआ और फिर नागपुर गया, वहाँ 1 साल रहा। फिर अगले साल की परीक्षा दी थी, पहले ही दे रखी थी, तो उसका रिज़ल्ट आया तो फिर पुलिस सर्विस में हुआ। तो मैं घर वालों को बिना बताए पुलिस सर्विस में ज्वाइन कर लिया। जी तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया और उस समय मोबाइल और नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत कम होते थे। तो 1-2 महीने बाद जब मैंने बताया कि अब आप लोग यहाँ नहीं, यहाँ चिट्ठी डालना हैदराबाद, तो पूरे घर में काफ़ी अफसोस का माहौल था। अच्छा। क्योंकि हमारे परिवार में, समाज में थोड़ा पुलिस के प्रति उस दौर में जो है वो बहुत अच्छी धारणा समाज नहीं रखता है और स्वाभाविक रूप से इनकम टैक्स बेहतर और पॉश सेवा मानी जाती है। तो एक वो बड़ा अनुभव हमेशा याद रहता है। और उसके बाद जब पुलिस में आए तो ट्रेनिंग के लिए खंडवा गए। खंडवा में उस समय हमारे श्री PL पांडे साहब एसपी थे, जो कि अपने आप में बहुत विद्वान और वेल नोन शख्सियत हैं, तो उनसे सीखने का मौका मिला। फिर पहली पोस्टिंग बस्तर में हुई, बहुत ही जिला मुख्यालय से लगभग 200-225 किलोमीटर दूर, जहाँ न ऑफिस था, न रहने का प्रॉपर मकान था। तो हम लोग, शादी भी नई हुई थी, तो बस अच्छा रहा, कुल मिला के अनुभव अच्छा रहा। फिर रायपुर रहा, फिर जबलपुर रहा थोड़े दिन, फिर कमांडेंट प्रमोशन हुआ तो त्रिपुरा अगरतला गया, वहाँ एंटी टेररिस्ट, एंटी इंसर्जेंसी ड्यूटी करी 1.25 साल। तो ऐसे कुल मिला के अच्छा, बहुत व्यावसायिक रूप से बहुत संतुष्टिपूर्ण अनुभव रहे लाइफ में। सर पिताजी, जैसा आपने बताया कि परिवार में किसी को भी नहीं लगता था कि आप पुलिस हो, पुलिस को अच्छा नहीं समझा जाता था। आखिर आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे जो पुलिस एक के नाम से आप को में एक भय था? एक आम, देखिए, जो भी वो एक आम नागरिक की तरह जीते थे। उनका सोच बड़ा आम नागरिक का था। उनको लगता था कि बड़ा रिस्की जॉब है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुकाबले थोड़ा वायलेंस ज़्यादा है। तो उनकी सोच उसी के हिसाब से, बोला यहाँ तो बहुत मार धाड़, लूट मार, चोर डकैतों से
उनको दौड़ा के पकड़ना, ये सब काम है। तो इसमें हमारे बच्चे को रिस्क ज्यादा है। जी। अच्छा, क्या दूसरा, वो जैसे आम धारणा होती है कि पुलिस वालों की भाषा शब्दावली थोड़ा अच्छी नहीं मानते हैं लोग, तो उनको भी ऐसा शायद लग रहा होगा, हमारे फादर को, हमारी ग्रैंड मदर को, कि अरे इनकी भी भाषा शब्दावली, वो सोच विचार वैसा ना हो जाए, क्योंकि संगत का असर है। तो पुरानी कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। तो संगत का असर पड़ने का उनको डर शायद रहा हो, हालांकि उन्होंने बाद में नहीं कहा। मेरे परिवार में मैं बच्चों के निर्णय को सम्मान करने की बहुत पुरानी परंपरा है। मेरे ग्रैंडफादर भी अपने बच्चों के निर्णय का सम्मान करते थे, मेरे फादर भी करते थे, मैं भी करता हूँ। हम बच्चों के ऊपर अपनी राय थोपते नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई अब बच्चे ने निर्णय ले लिया है। अच्छा, फादर जो आपके हैं वो आपने बताया कि ऐसी पृष्ठभूमि से, तो क्या गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं? नहीं, मेरे पिताजी का बिजनेस था। जी जी, तो व्यापारी बिजनेसमैन रहे हैं। तो जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी, आईपीएस सिलेक्ट हुए, तो क्या सबका अलग अलग ड्रीम्स होता है बचपन से? क्या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो आपका क्या ड्रीम रहा? मेरे पिताजी ने, जब मैं 7, 8, 9 से 10 साल का था, मुझे ध्यान नहीं, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे पिताजी बड़े स्वप्न दृष्टा प्रकार के, जैसे विजनरी जिसको बोलते हैं, वो जो सोचते थे वो होता था। तो उन्होंने जैसे अर्ली 60s में, लेट 50s में अपने भाइयों के बारे में सोचा कि उस जमाने में नेहरू जी का जमाना था, गांधी जी का लोग प्रभावित थे, वो भी उनसे प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मैं अपने भाइयों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, देश की तरक्की में ये डॉक्टर इंजीनियरों का बड़ा रोल है, बड़ी अहम भूमिका है। तो वो बने। फिर हमारे बड़े भाई साहब भी डॉक्टर थे, फिर हमारे जो हमसे और बड़े हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो उनको फिर लगा कि नहीं, अब जो है वो आगे व्यापार में आगे बढ़ने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छा प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें बच्चों को जाना चाहिए। तो 70s, लेट 70s तक आते आते, 70s तक आते आते उनको ये ज्ञान हुआ, उनको ये समझ में आई कि आगे जमाना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहिए। तो उन्होंने हमारे लिए टारगेट तय किया, जब मैं 7वीं, 8वीं या 6ठी में रहूंगा, मुझे पता नहीं है, कि ये बच्चा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए तो बड़ा अच्छा हो, ऐसा उनका सोचना था। जब आप एसपी रहे, हम बात करें टीकमगढ़ की बात करें, हम बात करें मुरैना की बात करें, या हम बात करें ग्वालियर की, ये वो बेल्ट है जहाँ पर लखनऊ के करीब करीब ही वायलेंस की स्थिति रहती है, डकैत गिरोह वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे। और जब आप वहाँ पर एसपी थे, यानी पुलिस अधीक्षक थे, पुलिस की कमान आपके पास थी, कप्तान थे पुलिस के कप्तान, तब भी इस तरह की वहाँ पर क्राइम्स जो था काफ़ी हाई लेवल पे था। उस समय जब, तो आपको ने किस तरह से कंट्रोल किया, चाहे मुरैना की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें या टीकमगढ़ की, तीनों एक क्रिमिनल बेल्ट के रूप में विख्यात माने जाते हैं। ये बात सही है कि ये तीनों ही जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और इनका थोड़ा बहुत प्रभाव है। लेकिन मेरा अपना जो निजी अनुभव है, मैं कहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे मुरैना के हों चाहे ग्वालियर के हों, ये बिल्कुल अलग किस्म की फितरत के लोग हैं। ये अगर आपको स्नेह करते हैं, आपको मान देते हैं, तो अपनी जान पे खेल के आपको मान देते हैं। तो अगर वहाँ पे वायलेंस है तो बहुत ज़्यादा मान है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं टीकमगढ़ एसपी था, तो एक क्रिमिनल जो है वो एक घर में घुस गया और उसने किसी को बंधक बना लिया और वो मांग करने लगा कि जब एसपी साहब आएंगे तभी मैं सरेंडर करूंगा, चाहे तो मुझे गोली मार दो। तो मेरे एसएचओ ने मुझको बताया कि साहब ये तो मान ही नहीं रहा है, क्या करूं, गोली चला दूं क्या? मैंने कहा थोड़ा अच्छा देख लो, थोड़ा बातचीत करो। डीएसपी को भेजा, भाई बातचीत करो, समझाओ। बोला तो डीएसपी का भी 1 घंटे बाद फोन आया, सर ये तो नहीं मान रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं आता हूँ। उस जमाने में पुलिस के पास कोई बुलेट प्रूफ वगैरह भी कुछ नहीं होती थी। तो मेरी पत्नी थोड़ा चिंतित थी, सभी स्वाभाविक पत्नी है भाई, उसका चिंतित होना बड़ा नॉर्मल है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा रिस्क लिया है। हाँ, तो मैं गया, मैंने देखा वो खड़ा हुआ, तो मैंने उससे कहा कि मैं फलां हूँ, मैं एसपी हूँ, चलो सरेंडर करो। सरेंडर कर दिया उसने, कोई बातचीत नहीं हुई। तो इससे ये जाहिर होता है कि लोग कितने भावुक हैं, इमोशनल हैं, और ब्रांड आईपीएस जो है उसकी कितनी इज्जत है आम जनता की नजरों में। एक ब्रांड आईपीएस था, वह कोई भी हो सकता था, कोई दूसरा फर्जी आदमी भी अगर अपने आप को बोल देता कि मैं आईपीएस, शायद उसको भी मान लेता, उसको भी सरेंडर कर देता, उसको भी सरेंडर कर देता।
तो मतलब एक लेकिन एक ब्रांड आईपीएस, तो मैंने कहा यार ऐसा ही मेरे साथ कई बार मुरैना में हुआ कि लोगों ने इतना इतना स्नेह दिया, इतनी इज्जत दी, और आज मुझे मुरैना से हटे 22-23 साल हो गए, आज भी लोग आते हैं, मैं बहुत मना करता हूँ भाई पैर मत छुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी छूते हैं। तो ये कहना कि वो लोग मतलब क्रिमिनल है, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट ट्रूथ। दे मे बी डूइंग समथिंग, मतलब वो कुछ इनअप्रोप्रिएट काम कर रहे हो, कुछ अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति वैसी है, ऐसा सब लोगों की नहीं है। अधिकांश लोग अच्छे हैं और बहुत स्नेह करते हैं, हमेशा याद रखते हैं। पुलिस की आखिर छवि खराब क्यों है, आखिर इमेज क्यों है? जैसे आपने भी कहा कि आप जब आप आईपीएस सिलेक्ट हुए थे तो आपके परिवार में भी पुलिस को अच्छा नहीं माने, तो ये बहुत लोगों को करना पड़ेगा। अभी भी पुलिस की इमेज वैसी ही है, आप 30 साल आपकी सर्विस में हो गए लेकिन इमेज बदली नहीं। कुछ चंद अधिकारी हैं जिन्होंने पुलिस के में अपनी छवि एक अमिट छाप छोड़ी, जिसमें से आप एक है। ग्वालियर भी एक इसी तरह की सिचुएशन में रहा है, तो आपने ग्वालियर में कुछ इस तरह के कुछ किस्से हों आपके? ग्वालियर में भी तकरीबन 1-1.25 साल में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, कई भले लोगों से और कई अपराधी किस्म के लोगों से डील करने का मौका मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो एक पद का महत्व है, जो गरिमा है और जो ब्रांड आईपीएस है, इसका बड़ा प्रभाव वहाँ भी है, और लोग बड़े मिलनसार हैं, बड़े याद रखते हैं, बड़ा मान सम्मान इज्जत देते हैं। वहाँ पुलिसिंग करना उतना कठिन नहीं है। तो सर पुलिस की नौकरी के बारे में कहा जाता है कि राउंड द क्लॉक नौकरी रहती है, 24 घंटे की नौकरी रहती है, और जो खास बात जो होती है ऐसी नौकरी होती है जिसकी जिस नौकरी में हमेशा आपका जान जो है हथेली पे लेके चलना पड़ता है, आपकी जान दाव पे लगी रहती है। ग्वालियर की बात करें या मुरैना की बात करें या टीकमगढ़ की भी बात करें, आप आईजी बालाघाट आए, जो बालाघाट एक नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है। सागर भी क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश में जगह बनाए हुए है। तो इस तरह का कोई घटना हुई हो, इस तरह का कोई वाक़या हुआ जब आपको आपके पास से मौत आपके आसपास से निकली हो? देखिए, निकल गई तो क्या पता लगा जी, जब निकली गई तो पता नहीं चला, अगर आ जाती तो पता चलता। लेकिन ऐसा कुछ तो ऐसा 1-2 बार हुआ, लोगों ने ऐसा बताया। जैसे जब मैं पहली पोस्टिंग पे वहाँ गया, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, भोपालपट्टनम में था मैं, तो वहाँ उस समय भी नक्सल गतिविधियाँ उस क्षेत्र में बहुत बढ़ रही थी। तो हम लोगों के पास एक पुरानी सी गाड़ी थी। थोड़े समय बाद एक नई पुलिस लाइन में नई गाड़ियाँ आई, तो एसपी साहब ने वायरलेस किया कि भाई नए एएसपी लोग जो हैं वो पुलिस लाइन जिला मुख्यालय आए, पुलिस लाइन से नई गाड़ी ले जाएं। तो हम और हमारे बैचमेट श्री उमेश सारंगी दोनों थे वहाँ पे। वो कोंटा के एसडीओपी थे, मैं भोपालपट्टनम का था। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम एसपी साहब से मिले वगैरह, दोपहर का खाना ना खाया, फिर उन्होंने कृपा पूर्वक हमें गाड़ी अलॉट कर दी। हमने लाइन गए, गाड़ी ली और अपने अपने गंतव्य चल दिए। बाद में हमें पता लगा कि साहब अगर आप की गाड़ी नक्सल के लोग नहीं पहचान पाए, वरना आपके ऊपर था, नक्सलियों का एक आपके ऊपर नज़र थी, वो आपकी साथ घटना कर सकते थे। और उसी दिन हमारे बैचमेट के ऊपर अटैक हुआ और वो भयंकर हुआ। उसमें घटना में एक जो वैन थी पुलिस की जो उनको फॉलो कर रही थी, वो उड़ गई बम ब्लास्ट में, माइन ब्लास्ट में, और 13 लोग, करीब 12 लोग मारे गए। वो बाल बच गए, उनके कान में काफ़ी समय तक इंजरी रही, बहुत मुश्किल से ट्रीट होकर ठीक हुए। आपको 2 बार राष्ट्रपति से पदक से सम्मानित किया गया है सराहनीय सेवाओं के लिए और विशिष्ट सेवाओं के लिए। जब आप अच्छा काम करते हैं और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर आपको सम्मानित किया जाता है, वो भी जो सबसे अहम, पुलिस के लिए सबसे अहम मेडल माने जाते हैं, विशिष्ट सेवा या राष्ट्रपति सराहनीय सेवा, जब वो आपको मिलते हैं तो जब आपको ये पहली बार जब आपको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, उस समय किस तरह का अनुभव रहा आपका? अच्छा लगता है, कभी भी कोई तारीफ करे, मानवीय कमजोरी कह लें या मानवीय स्वभाव है कि कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है। जब आपको पदक मिला तो आपने ऐसा कुछ आपके मन में विचार आया कि मेरा रास्ता सही है चल रहा है, जिस तरह आपको ग्वालियर के लोगों का स्नेह मिला, मुरैना के लोगों का स्नेह मिला, टीकमगढ़ के लोगों का स्नेह मिला, सभी जगह बालाघाट का सब जगह आपको स्नेह मिला, तो जिस तरह आपने बताया कि काम अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं फल मिलता है, अच्छे आपके कर्म कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पुरस्कृत करते हैं।
आपको दूसरी बार भी राष्ट्रपति पदक मिला, अब उम्मीद है कि जल्दी तीसरी बार भी एक और पदक जो बचा हुआ है वो भी आपको मिले। सर थोड़ा सा, ये तो हमने आपके करियर को लेकर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवार की तरफ थोड़ा सा रुख को मोड़ते हैं। शादी कैसे हुई, लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही, नौकरी में आने से पहले हुई या नौकरी के में आने के बाद रही? नौकरी में आने के बाद ही हुई। मैं जब एएसपी था, ट्रेनिंग में ही था हैदराबाद में, उसी दौरान हुई। हमारे जो स्वर्गीय फादर इन लॉ थे, स्वर्गीय ससुर जी, वो हमारे पिताजी के हमारी शादी से 20-25 साल पहले से परिचित थे, घर में आना जाना था। तो वो प्रस्ताव लेके आए और हमारे पिताजी ने उसको तय कर दिया और हमें बता दिया। मैम क्या करते हैं? वो तो हाउस वाइफ है। वो परिवार में बच्चे वगैरह वो क्या करते हैं? 2 बेटे हैं, तो एक अपना बिजनेस करता है, बड़ा छोटा अभी पढ़ रहा है, लॉ 2nd ईयर कर लिया, 3rd ईयर में है। आपने कभी उन लोगों को आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट किया या उनको बताया कि ये जॉब ऐसी, या वो भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलना है? नहीं, उनका जो है वो बच्चों का, बड़े बेटे का तो शुरू से ही था कि वो नौकरी नहीं करेगा जी। वो जब 11-12 में था या शायद इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी उसने ये तय कर लिया था कि वो नौकरी तो नहीं करेगा जी। वो तो कुछ बिजनेस करना चाहेगा या कुछ अपना। आपको देखा होगा ना कि आपकी नौकरी कितनी टफ है, परिवार को समय नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं शायद उसको लगा हो। अब जब फुर्सत मिलती थी या उस समय फुर्सत मिलती थी, तो किस तरह से परिवार के साथ समय आप गुजारते थे? हम लोग थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घर में ही ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको घर परिवार की बातें बताते हैं, और बहुत सारी दुनिया जहान की बातें जो बच्चों से की जाती हैं वो करते हैं। कभी कभी उनको लेके साथ घूमने जाते हैं। आपने अपने पिताजी का सपना पूरा किया, जो चाहते थे कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं, उन्होंने आपके लिए करियर सिलेक्ट किया, चूज़ किया, आपने उसको उसमें बिल्कुल ज्वाइन भी किया आपने, और आज उन पिताजी के सपने को पूरा भी किया। पिताजी का सपना तो पूरा करिए, लेकिन जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े, करियर के मार्ग पर आगे बढ़े, तो उसमें मैम का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी श्रीमती जी का, क्योंकि वो जिस परिवार से आती थी और हमारी जो नौकरी थी, तो उसमें उनको समायोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पिताजी लखनऊ के प्रभावी राजनीतिक हस्तियों में से थे और एमएलए भी रह चुके थे। तो और हमारी तो दूर दराज देहात की नौकरी थी उस समय। उस समय बहुत जंगल इलाका था और तनख्वाह भी कम थी। और तो एक बड़ी चुनौती थी जिसको उन्होंने बहुत साहसपूर्वक सामना किया। तो जाहिर सी बात है कि जो आप कामयाबी हासिल करते हैं, जो सफलता हासिल करते हैं, उसमें अगर परिवार में आपके धर्मपत्नी का साथ नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सारी बार जो है वो बर्थडे और एनिवर्सरी भूल जाता हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना, याद ही दिला के जो है ये भाई सवाल जो कहा जाता है आप सबको पत्नी की, या तो अगर आप एनिवर्सरी भूल जाओ या बर्थडे भूल जाओ तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर जाने में, घर जब आप जाते हैं वापस और जो सामना करना पड़ता था, ऐसी स्थिति में जब आप बर्थडे भूल जाते थे, एनिवर्सरी भूल जाते थे, तो जाहिर सी बात है नाराज तो होती होंगी, थोड़ी खफा तो होती होंगी, तो फिर आप किस तरह से मनाते थे? नहीं, हम तो मतलब वो उनको मालूम था कि ये भुलक्कड़ सरप्राइज निजी कामों में भुलक्कड़ किस्म के हैं, सरकारी बातें इनको याद रखती हैं। कभी कभी सरप्राइज भी दिया होगा आपने कि कुछ सरप्राइज दिया होगा, या फिर नाराज हो जाते हैं या खफा हो जाते हैं, तो किस तरह से मनाते हैं? कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, कोई वो मान जाती हैं, वो ऐसे ही मान जाती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो भरपाई करना होती होगी ना, कुछ सबको करना पड़ता है सर, सबको करना पड़ता है। नहीं, वो बिना भरपाई के ही मान जाती हैं। मूवी दिखाने में जा के मनाते, डिनर ले जाते थे या लॉन्ग ड्राइव? पहले जमाने में तो नहीं जा पाते थे, लेकिन अब कभी कभी चले जाते हैं। मूवी भी पहले मैं बहुत कम देखता था, लेकिन अब इधर में 2-3-4 साल से उनके साथ पिक्चर जाने लगा हूँ। अच्छा सर, सब में एक अलग मल्टी टैलेंट होता है, आप में भी होगा। पुलिस की नौकरी है, आपने आईपीएस जो बहुत मुश्किल
जॉब होती है, बहुत मतलब लाखों लोग बैठते हैं जो उसमें तो आपने पहले इनकम टैक्स क्रैक किया, फिर IPS क्रैक किया। अब इसके अलावा जो आपके कुछ शौक हैं, फुर्सत अब थोड़ी बहुत रहती होगी, तो वो फुर्सत के लम्हों में, फुर्सत के वक्त में आप क्या करते हैं? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। सबसे ज़्यादा कोशिश तो मैं करता मेरी होती है कि जितना स्पेयर टाइम मिले उसमें मैं पढूं, कोई बुक पढूं, कोई ज्ञानवर्धक बातें पढूं, फिर कुछ बागवानी भी श्रीमती जी के साथ कर लेता हूं। स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचते हैं? स्पोर्ट्स में मुझे शौक है, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा शौक नहीं है। फिजिकल फिटनेस के लिए जितना ज़रूरी होता है वो खेल लेते हैं। पहले बैडमिंटन खेलता था, लेकिन इधर में 3-4 साल से थोड़ा नी में पेन बढ़ जाता है या शोल्डर पेन बढ़ जाता है, तो फिर 2-4-6 दिन खेल लिया, फिर गैप कर दिया। अच्छा सर, 30 साल के बाद अब जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी या पुलिस की नौकरी में आए थे, उस समय अलग पुलिसिंग होती थी, अलग तरीके का ट्रेंड थे, अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी। आज 30 साल बाद आप पुलिस की नौकरी को और क्राइम को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से एनालिसिस करेंगे? टेक्नोलॉजी के आने से, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, इन सब चीज़ों का, साइबर, इनके आने से जो नई चुनौतियां बढ़ी हैं वो अप्रत्याशित, और हमें अपना उसको तैयार करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आज कंप्यूटर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इतना ज़्यादा मटेरियल है कि किसी भी मानवीय प्रयास से आप उसे समाप्त नहीं कर सकते। आज से 30-25 साल पहले क्या होता था कि किसी पत्रिका में कोई ऐसी इमेज आ गई, कोई ऐसा आपत्तिजनक लेख हुआ, आप क्या करते थे? पत्रिका की सारी प्रतियां जब्त कर देते थे, काम पूरा हो गया। लेकिन अब आप जब्त नहीं कर सकते, मोबाइल संभव ही नहीं है। मोबाइल अगर की बात करें तो मोबाइल में भी क्लिपिंग्स आप आराम, संभव ही नहीं है। तो जो लॉ है वो तो वही है कि आप ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को पुलिस ऐसे ऐसे कर सकती है, या जो भी ड्यू प्रोसेस पूरी करके कर सकती है। लेकिन अब उसका डायमेंशन इतना चेंज हो गया कि आप कर ही नहीं सकते। ओरिजिनल डाटा पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी अखबार में कुछ गलत खबर छपनी होती थी, तो क्या होता था, पुलिस वाले या प्रशासन के अधिकारी अखबार के मालिक से, एडिटर से संपर्क करके, बातचीत करके उसको मैनेजमेंट कर लेते थे। लेकिन अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसका डेटा आपके पास नहीं है, डेटा कहीं और किसी और देश के सर्वर में है। सब वाली नहीं। अभी कल परसों मेरे सामने एक चुनौती हमारे को किसी ने पेश की कि कानून में ये प्रावधान है कि आरोपी के विरुद्ध जिन आरोपों पर जिन साक्ष्यों पर आरोप लगाए जाने हैं उसकी प्रति उस आरोपी को दी जाएगी, ताकि वो अपना बचाव कर सके। बड़ा अच्छा कानून है, बहुत न्यायपूर्ण कानून है कि जिस मटेरियल के ऊपर आपके खिलाफ आरोप साबित किए जाने, वो मटेरियल आपको दिया जाए ताकि आप अपना बचाव कर सकें। ये कानून इंग्लैंड में 300 साल पहले, 400 साल पहले बना, हमारे देश में 150 पौने 200 साल पहले आया। बड़ा फाइन अभी तक अच्छा चल रहा था। अब डिजिटल एविडेंस आने के बाद एक आरोपी ने ये मांग की कि आपने मेरे ऊपर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलाने का आरोप लगाया है, आप उसकी प्रति मुझको दीजिए। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि अभी तो वो हमने उससे कहा है कि ये आपने किया, वो करा नहीं जी मैंने तो नहीं किया है। जैसे ही हमने उसको कॉपी दे दी, तो उस कॉपी का वो क्या क्या उपयोग करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। भाई मैंने आपको ये कप उठा के दिया, आपने कहा जी ये जो कप आपने गलत तरीके से प्राप्त किया है, तो हमने कहा भाई 2 कप, आपने एक कप ले लिया। तो इसका एक उपयोग तो है कि आप ये कप ये सिद्ध करने के लिए करेंगे जी ये आपने गलत तरीके से नहीं लिया है, लेकिन इसके अलावा आप और उस कागज का क्या उपयोग करेंगे और क्या उपयोग नहीं करेंगे, इस विषय पे कोई गाइडलाइन या कोई नहीं है कि आपने अपने बचाव के लिए जो आरोप पत्र के साथ आपको एविडेंस दिया गया वो आप बचाव के बाद नष्ट कर देंगे उसको, या बचाव के अलावा किसी और काम में यूज नहीं करेंगे। ऐसा कोई गाइडलाइन अभी आरोपियों के लिए नहीं है। अब उसके पोजेशन में वो मटेरियल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो उसका फिर दोबारा दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल, ये इसको रोकने के लिए कोई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो ऐसे चैलेंज नए नए जो आज से 25 साल पहले 30 साल पहले नहीं थे। हमारे संविधान में राइट टू फ्री मूवमेंट है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके
जा सकता है, उसको वहाँ पे रोजगार कर सकता है, वहाँ पे बच सकता है। एक हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। इस अधिकार के रक्षा करना हमारा दायित्व है, इस अधिकार को एनफोर्स करना है। और इस अधिकार के तहत लोग एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर जाते हैं, और जब बड़ी संख्या में लोग गांव से शहर में जाते हैं तो उस शहर के ऊपर लोड बढ़ जाता कुछ जो है वो परिवर्तन आता है, क्योंकि ये लोकार्ड का प्रिंसिपल है। एक लोकार्ड बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। आज जुबेर भाई मेरे पास आए हैं तो जुबेर का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, आप मेरे से मिले तो मेरा कुछ प्रभाव आप भी यहाँ से लेके जाएंगे। तो जब बड़ी संख्या में दूसरी जगह के लोग आते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसका प्रभाव समाज की हर गतिविधि पे पड़ता है। अगर 1 लाख में 5 आदमी भी गलत आ गए तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख में 1 लाख गलत हैं, लेकिन अगर 1 लाख में 5 भी गलत आ गए तो वो 5 एक नई चुनौती बन के सामने आते हैं, और ये पुलिसिंग के लिए आज के माहौल में एक चुनौती है। आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि वक्त की कमी है सर, वक्त इजाज़त भी नहीं देता, आपसे बात करने का तो बहुत मन है और आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे कभी मौका मिला तो अलग अलग चीज़ों पे, चूँकि वक्त इजाज़त नहीं देता। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप एज ए पुलिसमैन, चूँकि पुलिस विभाग से आपका लंबा नाता रहा है, तो अगर कुछ चीज़ बदलाव करना चाहें तो क्या ऐसी चीज़ है पुलिस विभाग में जिसको आप बदलना चाहेंगे? मेरी ये बहुत डीप डिज़ायर है कि ऐसी हमारी पुलिस हो कि लोग उस पर गर्व करें। पुलिस वाले को देखते ही उनके अंदर श्रद्धा, विश्वास, सुरक्षा की भावना, उसको देखते ही, उसकी वर्दी को देखते ही उनके मन में आ जाए। वो उसको अपना रक्षक समझें, वो उसको अपना हितैषी समझें। कोई भी उसको लगे कि मैं कभी किसी भी कठिनाई में होऊंगा, तो देखिए भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो विश्वास है ना, कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन धरती पर 3 लोग जरूर मदद के लिए आते हैं। एक तो पक्का आता है और वो है माँ। वो तो धरती पे जब तक रहेगी तब तक आपकी मदद के लिए आएगी, और डे 1 से आती है और आपके अपने और आपके एंड डे तक रहती है। दूसरे 2 व्यक्ति हैं जो मदद के लिए जब आप बिल्कुल बहुत परेशान होते हैं तब आते हैं, वो है एक डॉक्टर और दूसरा पुलिस। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए, हर नागरिक में, कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा और मेरा जब कोई नहीं होगा तो पुलिस मेरी होगी। और इसी विचार के साथ मैंने डायल 100 की पूरी अवधारणा की, इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने उसकी DPR बनाई, उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरा उसकी प्रोजेक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट की, उसके SOP लिखे, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी ट्रेनिंग, इसी अवधारणा को करने के लिए के साथ कोशिश की। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मौका दिया सरकार ने कुछ दिन वहाँ रह के जनता की सेवा के। और आज डायल 100 के काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं, उस लोगों को कहीं कोई पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, जो आपने जो टाइम ड्यूरेशन तय किया था उसमें सबसे पहले पहुंचने वाली एक डायल 100 होती है। जो आपका कंसेप्ट था, आपने उस समय जो सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो नतीजे जो आ रहे हैं उसके बहुत पॉजिटिव नतीजे सामने आ रहे हैं, लोगों को मदद मिल रही है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके जैसे लोग और आम जनता के आने वाले लोग जब मेरे सामने ये बात करते हैं, बड़ी खुशी की अनुभूति करता हूँ। और यही मैं समझता हूँ कि मेरा वास्तविक पुरस्कार है, वास्तविक रिवार्ड है, जो किसी भी राष्ट्रपति पुरस्कार से ज़्यादा बड़ा है। तो ये थे हमारे साथ ADG अन्वेष मंगलम साहब, जो वर्तमान में महिला अपराध देख रहे हैं, लेकिन जो काम किया था डायल 100 में, ADG डायल 100 यानी कि टेलीकॉम में रहे। और ये जो डायल 100 की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, जो एक जगह पूरा डायल 100 का कंट्रोल रूम बनाया गया था कि प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम, जहाँ से डायल 100 संचालित होती। डायल 100 से कई चीज़ें फ़ायदे मिली, कई ऐसे बेरोज़गारों को रोज़गार मिला जो एक रोज़गार का भी जरिए बना। और सबसे जो अहम बात है, जो लोगों को तत्काल मदद, जो पुलिस के बारे में ये शिकायत तो कही जाती थी कि पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। डायल 100 की शुरुआत होने के बाद पुलिस की ये जो लोगों के प्रति, लोगों की पुलिस के प्रति जो शिकायत थी काफ़ी हद तक दूर हुई। उसके अलावा भी कई बारों में बात की हमने, सर ने अपने फ्यूचर के बारे में बताया, अपने कैरियर के बारे में बताया। तो एक जो अनुभव हुआ, उन्होंने जब अपने अनुभव बताया, तो उससे कई चीज़ें लोगों को और ये शो देखने वालों को मिलेंगी, उससे कई नसीहतें मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनादि TV और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।